Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to governor roles in legislative assembly. So first point is the governor's address to the state legislature is a constitutional convention delivered under Article 176, but its content is prepared and approved by the elected state cabinet, not independently by the governor. मतलब इसमें फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है जो गवर्नर का जो एड्रेस है टू द स्टेट लेजिस्लेचर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है जो कि मेंशन है इन आर्टिकल 176, बट एड्रेस का जो कंटेंट होगा वो प्रिपेयर्ड और अप्रूव्ड होगा बाय द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट, नॉट इंडिपेंडेंटली बाय द गवर्नर। इन शॉर्ट मैं ये बताती हूँ, जो गवर्नर होता है वो एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर गवर्नर एड्रेस करता है स्टेट लेजिस्लेचर मतलब असेंबली और बोथ हाउसेस। पहला कब एड्रेस करता है? एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर अ जनरल इलेक्शन, और दूसरा करता है एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर। सेकेंड पॉइंट, इन केरला द चीफ मिनिस्टर अक्यूज द गवर्नर ऑफ अल्टरिंग द कैबिनेट अप्रूव्ड पॉलिसी एड्रेस बाय मॉडिफाइंग, omitting and adding paragraphs, raising concerns over breach of established constitutional practice and legislative precedent। मतलब इन केरला में तो जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने अक्यूज़्ड किया है गवर्नर पे, इन्होंने ये बोला है कि जो हमने गवर्नर को एड्रेस दिया था उसमें गवर्नर ने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे उसमें मॉडिफाई किए हैं, कुछ चीज़ें ऑमिट मतलब डिलीट किए हैं और कुछ पैराग्राफ ऐड किए हैं। इससे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसमें कुछ कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस एंड लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट। थर्ड पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट asserted that only the cabinet approved version of the governor address is constitutionally valid, as the governor function as a formal head and must act on a aid and advice of the council of minister। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये असर्टेड मतलब ये बोला है क्लियरली कि जो ओनली जब कैबिनेट मिनिस्टर अप्रूव करेगी वर्जन ऑफ गवर्नर एड्रेस वही कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा, क्योंकि गवर्नर फंक्शन करता है एज अ फॉर्मल और उसको क्या करना है, मस्ट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब उसको किसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए? एड or advice of the Council of Ministers। Fourth point, the controversy highlighted the principle of constitutional morality, emphasizing that discretionary powers of the governor do not extend to rewriting or selectively altering the government's policy statement। तो जो ये कंट्रोवर्सी हुई है केरला में रिलेटेड टू गवर्नर्स एड्रेस, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी हाईलाइट करती है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और इसमें एम्फसाइज किया है जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, मतलब जो गवर्नर खुद से चेंजेस कर सकता है। डू नॉट एक्सटेंड टू मतलब ये इसका एक्सटेंड यहाँ तक नहीं है कि आप चीज़ों को रीराइट करें और सेलेक्टिवली अल्टर करें चीज़ों को of the government policy statement। 5 point, in Tamil Nadu the governor refused to read the customary address prepared by the state government and walked out of the assembly, marking a direct confrontation between the constitutional head and the elected legislator। मतलब इन तमिलनाडु में तो गवर्नर ने क्या किया कि रिफ्यूज़ कर दिया रीड द कस्टमरी एड्रेस जो कि प्रिपेयर्ड किया गया था बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वॉकड आउट ऑफ द असेंबली और असेंबली से उठकर चले गए। मार्किंग अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मतलब ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मतलब होता है किसी बीच में एक क्या बोलेंगे उसमें मतलब एक तरह की लड़ाई, मतलब बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो कि हमारा गवर्नर होता और इलेक्टेड लेजिस्लेटर
जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी। 6 पॉइंट, इन दैट रिस्पॉन्स द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय अडॉप्टिंग द ओरिजिनली अप्रूव्ड एड्रेस थ्रू अ रेजोल्यूशन reinforcing the supremacy of the legislature and the collective responsibility of the elected executive। मतलब इस जो ये 6 नंबर है ना, ये बहुत ही यूनिक चीज़ बोल रहा है। मीन्स ये होता है ना कि एक हार्ट ऑफ द पॉलिटी है। देखो इसमें जो बोल रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय अडॉप्टिंग द ओरिजिनली अप्रूव एड्रेस थ्रू अ रेजोल्यूशन। मतलब typically the governor addresses the state legislature at the beginning of the session with the content prepared by the state cabinet, जो कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। इफ़ गवर्नर skip part of that speech or ask for changes, they are technically acting against the advice of the elected government। मतलब जो गवर्नर एड्रेस करता है सेशन को, बिगिनिंग ऑफ द सेशन विद द कंटेंट प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट कैबिनेट, और अगर गवर्नर उसको स्किप कर रहा है या उसमें कुछ चेंजेस के लिए कह रहा है, ये टोटली क्या होता है, ये एक्टिंग अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रीइंफोर्सिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेटिव। इस फेज का मतलब होता है कि दिस फेज emphasize that the legislative assembly composed of elected representatives holds the final authority in lawmaking and policy within the state. It signals that the governor, which is an appointed head of the state, cannot dictate policy or override the will of the इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ये जो फेज़ है ये एम्फसाइज करता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो किससे बनी होती है, कंपोस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि इनकी फाइनल अथॉरिटी होल्ड करता है इन लॉ मेकिंग, मतलब कोई भी लॉ बनाने में, और पॉलिसी विद इन द स्टेट। और ये क्या सिग्नल देता है कि गवर्नर जो होता है एक अपॉइंटेड हेड ऑफ स्टेट होता है, और ये मतलब कैन नॉट डिक्टेट पॉलिसी और ओवर राइड द विल ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ना कि ये पॉलिसी में कोई डिक्टेट कर सकता है, मतलब ना खुद से कोई अपनी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिखा सकते, ना कोई चेंज कर सकते हैं पॉलिसी, और ना ही ओवर राइड कर सकते हैं द विल ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इन दैट part is that the collective responsibility of the elected executive. It means this refers to the constitutional principle that the council of ministers, which is the executive या cabinet, is collectively answerable to the legislative assembly for all decision and policies. It reinforces that the speech prepared by the chief minister and their cabinet is the only authorized policy document, and the elected government stand together in that policy। मतलब in summary अगर मैं बोलूँ, the state government is asserting that the elected cabinet means not the governor, elected cabinet means ministers of states, cabinet minister डिक्टेट्स पॉलिसी, मतलब वो पॉलिसी बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाय पासिंग दिस रेजोल्यूशन दे आर टेलिंग द गवर्नर एंड द पब्लिक दैट द लेजिस्लेचर इज सुप्रीम एंड दैट द गवर्नमेंट्स ओरिजिनल एजेंडा रिमेन्स वैलिड, रीइंफोर्सिंग देयर अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल हु इलेक्टेड देम। मतलब कोर ऑफ द टॉपिक ये है कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड कोई भी चेंजेस या फिर कोई बिल आता है, उसमें सुप्रीमेसी किसकी होती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स की, ना कि गवर्नर। 7 पॉइंट, दीज इंसिडेंट रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर पैटर्न ऑफ गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट फ्रिक्शन स्पेशली इन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट फेडरल बैलेंस एंड द इम्पार्शियलिटी ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। तो ये इंसिडेंट क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, एक ब्रॉडर पैटर्न ऑफ गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का फ्रिक्शन दिखाते हैं, स्पेशली इन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, वहाँ पे जहाँ पे अपोजिशंस गवर्नमेंट होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट है, मान लो सेंट्रल में कोई और गवर्नमेंट है और स्टेट में कोई और। जैसे न्यू दिल्ली का केस लेते हैं, पहले जब आम आदमी पार्टी की
गवर्नमेंट थी तो दिल्ली में गवर्नर से रिलेटेड बहुत चीज़ें आती थी कि गवर्नर ने ये बिल पास नहीं किया, पेंडिंग में डाल दिया, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब क्या है, अब जो गवर्नमेंट सेंट्रल में है वो दिल्ली में भी है, तो क्या है अब कुछ सुनने को नहीं आता है। मतलब ये होता है ना, जैसे गवर्नर को इलेक्ट होता है थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में होते हैं गवर्नर्स। तो इसमें ये कह रहा है कि ये एक फ्रिक्शंस होता है अपोजिशंस रूल्ड स्टेट्स रेजिंग क्वेश्चन अबाउट फेडरल बैलेंस। और ये क्या क्वेश्चन रेज करते हैं अबाउट फेडरल बैलेंस एंड द इम्पार्शियलिटी ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। And the next important article is electrification or EV booms. So first point is the rapid global transition to electric vehicles has triggered a sharp rise in copper demand, as copper is a critical input for EVs, batteries, motors, wiring और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर ग्रिड्स। तो मतलब जो रैपिड, जो मतलब बहुत तेज़ी से ग्लोबल ट्रांजिशन हो रहा है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज़ ट्रिगर्ड, मतलब इसने एक ट्रिगर कर दिया है, बढ़ा दिया एक शार्प राइज, मतलब ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है कॉपर डिमांड। एज कॉपर इज़ अ क्रिटिकल इनपुट फॉर ईवी बैटरीज, मतलब ये एक कॉपर जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट होता है फॉर इलेक्ट्रिक बैटरीज के लिए, मोटर्स के लिए, वायरिंग के लिए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ग्रिड्स। सेकेंड पॉइंट, बिटवीन 2015 एंड 2024 ग्लोबल ईवी सेल्स एक्सपैंडेड एक्सपोनेंशियली and associated copper consumption surged from a few 100,000 tons to over 1 million tons, revealing copper as a hidden backbone of electrification। तो मतलब 2015 और 2024 के बीच में जो ग्लोबल ईवी सेल्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये जो एसोसिएटेड है कॉपर कंजम्पशन से फ्रॉम मतलब 2015 में जो सेल थी वो मतलब फ्यू 100,000 टन था, ओवर 1 मिलियन, अब क्या है ओवर 1 मिलियन टन्स। इससे क्या रिवील होता है, कॉपर जो होता है वो एक हिडन बैकबोन है फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। थर्ड पॉइंट, EVs require nearly 4 to 5 times more copper than internal combustion engine vehicle, and efficiency gains are insufficient to offset the scale of EVs deployment। जो EVs जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर है नियरली 4 to 5 टाइम मोर है कॉपर की दैन इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल, और एंड एफिशिएंसी गेन्स आर एफिशिएंट टू ऑफसेट द स्केल ऑफ EVs डिप्लॉयमेंट। मतलब जितनी सप्लाई होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ये कह रहे हैं इस पॉइंट में। 5 point, as a result the world is entering a structural copper deficit phase where demand is rising faster than supply, potentially creating price volatility and supply insecurity by late 2020s। मतलब जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं हमारे इलेक्ट्रिफिकेशंस ऑफ EVs, तो जो वर्ल्ड है वो कहाँ एंटर कर रहा है, एक स्ट्रक्चरल कॉपर डेफिसिट फेज, मतलब कॉपर की लगातार कमी हो रही है। वेयर डिमांड इज़ राइजिंग फास्टर देन सप्लाई, मतलब डिमांड ज़्यादा है रादर देन सप्लाई, जिससे क्या होता है ये पोटेंशियली क्रिएटिंग प्राइस, इससे प्राइस वोलेटिलिटी होता है, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, और सप्लाई इनसिक्योरिटी, और जो सप्लाई होनी चाहिए उसमें इनसिक्योरिटी बनी है बाय द लेट, मतलब 2020 से। And China has emerged as a dominant force in EV-driven copper demand, accounting for a major share of global consumption, supported by its control over battery manufacturing and integrated supply chains। तो चाइना है वो एक इमर्ज हो रहा है, मतलब निकल के आ रहा है एज अ डोमिनेंट फोर्स इन EV ड्रिवन कॉपर डिमांड। अकाउंटिंग मतलब केवल चाइना अकाउंट करता है मेजर शेयर ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन, और ये कैसे होता है पॉसिबल, सपोर्टेड बाय इट्स कंट्रोल ओवर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स।
7 point. The geographical shift in copper demand strengthened China's strategic leverage in global metals and clean energy market. While regions like the EU, मतलब European Union, US and India remain relatively depend on external supplies. तो जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है हमारी इन कॉपर डिमांड, ये चाइना को स्ट्रेंथ करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक लिवरेज इन ग्लोबल मेटल, कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और एक रेयर मिनरल का भी एक हब बोला जाता है चाइना को, जिसका वो लिवरेज उठाता है इन ग्लोबल मेटल और क्लीन एनर्जी मार्केट। वाइल रीजन लाइक EU, US एंड इंडिया रिमेन रिलेटिवली डिपेंड है, हम लोग एक्सटर्नल सप्लाईज पे डिपेंड है। मतलब जब हम जब अदर कंट्रीज से चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे कॉपर को, तभी हम अपनी EV मार्केट को पुश कर पाएंगे और उसको बूस्ट कर पाएंगे। बट चाइना इसमें एक स्ट्रैटेजिक लिवरेज है, क्योंकि वो खुद एक इतना मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है in terms of copper. 8 point. For the energy transition to remain viable, policymaker must prioritize copper mining expansion, recycling, material innovation, and supply chain diversification. Otherwise, copper scarcity could slow electrification and climate goal. तो जो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन है वो रिमेन वायबल, तो इसके लिए पॉलिसी मेकर क्या कह रहे हैं, क्या मतलब प्रायोरिटाइज दे रहे हैं, जो कॉपर माइनिंग है उसको आप बढ़ाइए, एक्सपेंशन करिए, उसको रिसाइकिल करिए, मटेरियल इनोवेशन करिए और सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन करिए, वरना अदरवाइज़ कॉपर स्कासिटी कुड मतलब स्लो इलेक्ट्रिफिकेशन। तो जो कॉपर की जो स्कासिटी है, जो कमी है, वो हमारे EVs में जो कॉपर का रोल होता है उसको स्लो कर सकता है और क्लाइमेट गोल्स